हेलो क्लास, देखिए है ना। इसके पहले आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित 3 वीडियो मिले हैं, जिसमें हम लोगों ने आज पढ़ा था आपका जो खाद्य संरक्षक और अपमार्जक को, ठीक है। उसके 2 वीडियो आपको मिले, वहाँ से 2 वीडियो के माध्यम से पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। और उसके ठीक हम लोग पहले पढ़ रहे हैं वो, ठीक। तो जो आपका रसायन विज्ञान है वो पूरी तरीके से आपके विज्ञान वाले जो इसके ठीक वीडियो आपको मेरे द्वारा दिए जाते हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसमें हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान के बारे में, ठीक है। तो चूंकि आपके प्रयोगशाला परिचारक में सामान्य विज्ञान से लगभग कितने प्रश्न हैं, तो 60 प्रश्न, ठीक है। और आपके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि उसका स्तर जो है 9वीं 10वीं स्तर का रहेगा। तो सामान्य विज्ञान से लगभग आपको वहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सामान्य विज्ञान में जीव विज्ञान से आपको, है ना, सामान्य विज्ञान में जीव विज्ञान से आपको 20 से 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जीव विज्ञान को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और मैंने इसीलिए आपको पहले से बता दिया कि थ्योरी वाली जो चीज़ें हैं, थ्योरी कहने का मतलब देखिए, हम जो प्रश्न बना रहे हैं वो किस फॉर्म में, एमसीक्यूज के फॉर्म में। तो अभी हम लोगों ने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को क्या अटेंड करना चालू नहीं किया है। तो पहले आप क्या करेंगे, हम लोग पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं उसे, जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है उसको। उसके बाद जैसे ही आपका एग्जाम का डेट क्लियर होगा, ठीक है। अभी आपका एग्जाम का डेट क्लियर है नहीं कि कब आपका एग्जाम होगा, तो जैसे ही आपका डेट एग्जाम का क्लियर होगा उसके बाद हम लोग उसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं सामान्य विज्ञान के उसको चालू करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन से संबंधित चीज़ें में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो उसको मैं यहाँ क्लास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन वाली जो कक्षाएँ लाऊंगा उसमें आपको मैं कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है। अब अभी वर्तमान में जो आपकी क्लास है ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है ना, छत्तीसगढ़ सामान्य। तो आपका जो उसमें पहला पार्ट 60 नंबर का है वो सामान्य विज्ञान से था, और दूसरा पार्ट में आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है, और साथ ही छत्तीसगढ़ के करेंट अफेयर हैं और भारत के करेंट अफेयर हैं, है ना। और उसके बाद आपका भारत का जो भौगोलिक, ठीक है, भारत की जो भूगोल की जो व्यवस्था है उसके बारे में। तो पहले हम लोग यहाँ पे जो आपका साइंस का है ना, सामान्य विज्ञान है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे आपके छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को, ठीक है, जिसमें हम लोग जनजाति को पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हो चुका है, और जनजाति को लेकर लगभग 3 या 4 वीडियो आया है, ठीक है। और उसी तरीके से भी कंटिन्यू जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक, है ना, आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी सीरीज मेरे द्वारा लाई जाएगी, ठीक। तो इसमें जैसे कि छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है, तो इसमें आज हम चालू करेंगे इतिहास के बारे में, ठीक। तो देखिए आपका लगभग 80 से 90 नंबर का क्वेश्चन जो है ये अभी दोनों, है ना, अभी के और इसके बाद पहले जो क्लास हो उससे वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, और 10 से 20 नंबर के लिए बाद में हम अलग से क्लास लाएंगे। तो आपको किसी भी प्रकार के टेंशन लेने या चिंता करने की जरूरत नहीं कि ये प्रश्न हमें कहाँ से पढ़ने हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहीं से पढ़ने के, है ना, पूरी तरीके से मिल जाएगा। तो देखिए छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज हम लोग 3 चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए हम लोग इसमें राजा, है ना, जो राजा होते हैं शासक, उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। वो पूछ प्रसिद्ध स्थल के बारे में देखेंगे, उनके शासक के बारे में देखेंगे, उनको किस नामों से पुकारा जाता है ये सब देखेंगे, है ना। जो पुरातात्विक, मध्यकालीन, है ना, प्राचीन कालीन और जो नौ, ठीक है। और जो आधुनिक है ना, नवयुग का जो आधुनिक है उसके जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस सब चीज़ को प्रश्नों के क्रम में देखेंगे। चलिए जैसे कि एक शासक है, ठीक, जैसे कि यहाँ देखिएगा शासक है, और उस शासक को किस नाम से पुकारा जाता है, या उस शासक ने कौन सी उपाधि धारण की थी या कौन सी उपाधियों को प्रदान की गई थी उसके बारे में देखते हैं, ठीक। आप यहाँ पर देखेंगे कि एक शासक है, उस शासक का नाम क्या है मैं आपको बताता हूँ, और उसी के हिसाब से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। देखिए शासक का नाम है महाशिव तिवर्त, शासक का नाम देखिएगा महाशिव तिवर्त, ठीक। शासक का नाम क्या याद रखेंगे, महाशिव तिवर्त, है ना। तो देखिए महाशिव तिवर्त के बारे में आपको याद रखना है पांडु वंश से संबंधित, ठीक। महाशिव तिवर्त के बारे में आपको क्या याद रखना है, ये पांडु वंश से संबंधित है ना, किस वंश से, तो पांडु वंश से, ठीक। अब देखिए पहला नाम हम लोगों ने देखा महाशिव तिवर्त के बारे में, संबंधित किस वंश से है, तो याद रखेंगे पांडु वंश से ये क्या है, तो संबंधित है ना। अब इसी में चलिए इनके बारे में देखते हैं कि इन्होंने कौन सी उपाधि को प्रदान किया गया था और कौन सी उपाधि इन्होंने क्या किया था, स्वतः ग्रहण किया था। तो देखिए महाशिव तिवर्त के बारे में आपको याद रखना है, ये इन्होंने त्रिलिंगाधिपति, है ना, त्रिकलिंगाधिपति, ठीक। तो महाशिव तिवर्त के बारे में आपको क्या याद रखना है कि इन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि क्या की हुई थी, तो ग्रहण की हुई थी।
अगला देखिएगा साथ ही महाशिव, ठीक है। साथ ही अगला उपाधि कौन सा है तो महाशिव है ना। महाशिव के बारे में याद रखना है, शाही उपाधि है, ठीक है। तो महाशिव तिवरदेव के नाम में देखिए तिवरदेव है, उससे पहले क्या जुड़ा हुआ है महाशिव। तिवरदेव के नाम के पहले क्या जुड़ा हुआ है महाशिव। तो महाशिव क्या है उपाधि है, और किस तरीके की उपाधि है याद रखेंगे शाही उपाधि है, ठीक है। चलिए इसी में जो अगला उपाधि है ना देखिएगा, तो ये अगला उपाधि राजधीराज अधिराज, ठीक है। राजधीराज अधिराज, ठीक है। तो देखिए इन्होंने है ना, इनकी जो अगली उपाधि है वो है राजधीराज अधिराज, ठीक। महादेव तिवरदेव की जो अगली उपाधि है ये कौन सी है तो याद रखेंगे महाधीराज अधिराज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले इनकी उपाधि के बारे में देखते हैं। तो ये है सकल कौशलाधिपति, ठीक है। आगे इनकी उपाधि के बारे में देखते हैं तो ये है सकल कौशलाधिपति, है ना, सकल कौशलाधिपति। ये सारे उपाधि इन्होंने क्या हुए थे प्राप्त हुए थे, इन्होंने ग्रहण किए हुए थे, ठीक है। और अगला है परम वैष्णव, ठीक। अगला कौन सा तो याद रखेंगे परम वैष्णव, ठीक। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों ने चीज़ों को किस तरह से देखा। तो देखिए मैं एक शासक का नाम है ना, प्रसिद्ध शासक है पांडुवंश का नाम है महाशिव तिवरदेव, ठीक। महाशिव तिवरदेव के बारे में याद रखना है कि पांडुवंश का प्रसिद्ध शासक है, और इन्होंने ये उपाधि किस रूप में ग्रहण की थी। तो उपाधि में देखिए इन्होंने त्रिकलिंगाधिपति, ठीक है। महाशिव जिनके नाम में पहले ही लगता है तिवरदेव के पहले महाशिव, राजधीराज अधिराज, सकल कौशलाधिपति और परम वैष्णव, इन्होंने ये सब नाम क्या किया हुआ था तो ग्रहण किया हुआ था, ठीक है। और इन सब नामों से है ना, इन सब नामों की उपाधि से इनको क्या किया गया था नवाजा गया था, प्रदान किया गया था, ठीक। ये किसके बारे में हो गया था महाशिव तिवरदेव के बारे में, ठीक है। अगला देखिए इसमें अगला एक नाम आप याद रखिएगा, अगला नाम है रुद्र प्रताप देव, ठीक। अगला नाम कौन सा है तो रुद्र प्रताप देव, ठीक। देखिए अगला एक नाम है रुद्र प्रताप देव, ठीक है। रुद्र प्रताप देव के बारे में याद रखिए काकती वंश का शासक है। कौन से वंश का था काकती वंश का, ठीक। रुद्र प्रताप देव के बारे में आपको याद रखना है काकती वंश का शासक है, और इन्हें सेंट ऑफ जेरूसलम के उपाधि से नवाजा गया, ठीक है। और इन्हें देखिए इनको कौन सी उपाधि है ना प्रदान की गई या कौन सी उपाधि ग्रहण करते थे तो याद रखिएगा सेंट ऑफ जेरूसलम, ठीक है। सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि ग्रहण करते थे कौन तो रुद्र प्रताप देव, ठीक। सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि ये क्या करते थे ग्रहण करते थे, ठीक है। सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि ग्रहण करते थे तो याद रखिएगा रुद्र प्रताप देव, ठीक है। काकती वंश के शासक का नाम है रुद्र प्रताप देव, ये जो है सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि को क्या करते थे ग्रहण करते थे, ठीक। अगला देखिएगा इसी में जो अगला है यह है बालार्जुन, ठीक है। अगला जो शासक है नाम है बालार्जुन, ठीक। अगला जो शासक है नाम क्या है तो बालार्जुन, और बालार्जुन के बारे में आपको याद रखें पांडुवंश का शासक है। किस वंश का तो पांडुवंश का, ठीक। बालार्जुन के बारे में क्या याद रखना है कि आपको पांडुवंश का शासक है, और देखिए इनकी जो है ना उपाधि इन्होंने जो ग्रहण कर रखी हुई थी या जो उपाधि को प्रदान किया गया था उनमें देखिएगा आपका जो है पहला है परम महेश्वर, ठीक। परम महेश्वर की उपाधि किसने ग्रहण की हुई थी तो याद रखिएगा जो बालार्जुन है वो है ना, जो बालार्जुन है पांडुवंश का जो शासक है बालार्जुन, उनके द्वारा परम महेश्वर की उपाधि क्या की गई थी ग्रहण की हुई थी, ठीक है। अगला है महन, ठीक है। महन की उपाधि किनको प्रदान की गई थी तो याद रखेंगे बालार्जुन को, है ना। साथ ही आपको अगला इसी में देखते हुए मिलता है रणकेसरी, ठीक है। रणकेसरी की उपाधि से किसको नवाजा गया था, रणकेसरी के नाम से किसको जाना जाता है तो याद रखिएगा बालार्जुन, ठीक है। इसको तो महाशिवगुप्त बालार्जुन है ना, ये कौन है पांडुवंश के, ठीक है। देखिए हम लोगों ने शासक है ना, शासक और उनके कुछ उपाधि हैं उसको देख रहे हैं। तो इसमें आप लोग देखें रुद्र प्रताप देव, ठीक। काकती वंश के शासक हैं और सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि इन्होंने प्राप्त की रखी हुई थी, या सेंट ऑफ जेरूसलम का जो उपाधि है वो किनको मिला हुआ था तो रुद्र प्रताप देव को, इतना आपको याद है। इसी में जो अगला है ये है बालार्जुन, ठीक है। बालार्जुन याद रखिएगा पांडुवंश से संबंधित है ना, महाशिवगुप्त बालार्जुन के नाम से जाने जाते हैं, और इन्होंने परम महेश्वर, महन और रणकेसरी इनकी उपाधि क्या हुई थी ग्रहण कर रखी हुई थी, या इनको इनकी उपाधि से क्या किया गया था नवाजा गया, ठीक है। अगला देखिएगा अब यहाँ पे कुछ प्राचीन नगरी है और साथ ही उनके नामकरण के बारे में देखते हैं।
ठीक, यहाँ पर जो है कुछ प्राचीन नगरी है ना, कुछ प्राचीन नगर, ठीक है, और साथ ही इनके जो किस तरीके से नामकरण थे उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो प्राचीन नगर में एक नाम आप याद रखिएगा, सिहावा, ठीक है। प्राचीन नगर क्या है? सिहावा। सिहावा को नाम किस नाम से है ना नामकरण किया गया था? तो मेचका, ठीक। जो सिहावा है ना, ये आपको वर्तमान में कहाँ देखने को मिलता है? तो धमतरी जिले में देखने को मिलता है ना, सिहावा तहसील। तो सिहावा याद रखिएगा, आपको मेचका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका नामकरण किस नाम से? तो मेचका के नाम से। उसी प्रकार आपका अगला है रतनपुर, ठीक है। रतनपुर क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध है ना, ये आपको देखने को कहाँ मिलता है? बिलासपुर जिले के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो रतनपुर को देखिए किस नाम से पुकारा जाता है? तो याद रखिए हीरापुर, है ना। रतनपुर को किस नाम से पुकारा जाता था? तो याद रखिए हीरापुर। साथ ही रत्नावली, है ना, साथ ही कौन सी? तो रत्नावली और कुबेर नगर, ठीक है, कुबेर नगर, ठीक है। और रतनपुर को कुबेर नगर के नाम से भी क्या किया जाता था? तो पुकारा जाता था। कुबेर नगर क्यों? क्यों उस समय जो तत्कालीन रूप से जो क्या होते राजवंश थे, है ना, उनकी राजधानी भी क्या हुआ करती, ठीक है। तो देखिए सिहावा को कौन से नाम से पुकारा जाता था? तो मेचका, है ना। और इसके बाद जो आपका रतनपुर है, रतनपुर को हीरापुर, रत्नावली, है ना, रतनपुर को याद रखेंगे हीरापुर, रत्नावली और कुबेर नगर के नाम से पुकारा जाता था, ठीक है। अब देखिए एक और नाम याद रखिएगा, राजीव। सर नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है, मैं बोल रहा हूँ उसको अभी आगे हम लोग, ठीक है। देखिए जो अगला है आपका राजीव, ठीक। राजीव को याद रखिएगा कमल क्षेत्र या पद्म क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। ये राजीव जो है ना, जो प्राचीन नगर राजीव है, इसको कमल क्षेत्र, क्या तो कमल क्षेत्र या पद्म क्षेत्र के नाम से जाना जाता है ना, जाना जाता था कह सकते हैं, ठीक है। तो राजीव के बारे में आपको याद रखना है, राजीव को कमल क्षेत्र या पद्म क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, ठीक है। राजीव को कमल क्षेत्र या पद्म क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, ठीक। इसी में चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका जो अगला नाम है ये है पाटन, ठीक। अगला नाम कौन सा? तो पाटन, है ना, दुर्ग पाटन याद रखिएगा। और पाटन को भांगपुर चारू, ठीक है, पाटन को याद रखिएगा भांगपुर चारू के नाम से जाना जाता था, ठीक है। पाटन शहर को किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखेंगे पाटन जो नगर का क्षेत्र है इसको भांगपुर चारू के नाम से जाना जाता था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और डूंगरगढ़ देखते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और डूंगरगढ़ देखते हैं। डूंगरगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा डूंगरगढ़ को कामावतीपुरी, है ना, कामावतीपुरी, डूंगरगढ़ को याद रखेंगे कामावतीपुरी के नाम से जाना जाता था, है ना। डूंगरगढ़ जो नगर है उसको किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखेंगे कामावतीपुरी, ठीक है। उसी प्रकार अगला जो एक नाम है खरोद, ठीक है, खरोद, है ना, खरोद को किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखेंगे इंद्रपुर, ठीक। खरोद को किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखेंगे इंद्रपुर के नाम से, है ना। खरोद को किस नाम से जाना जाता था? तो आपको याद रखना है इंद्रपुर के नाम से। देखिए हम लोगों ने पहले क्या देखा? कुछ शासक देखे, उनकी उपाधि देखी, उसके बाद हम लोग अभी प्राचीन नगर उसके नामकरण को देखिए, है ना। अब इसी में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे, ठीक ठीक। अब इसके में आगे बढ़ते हैं, हम कुछ अभिलेख और वंश भी देखते हैं, है ना। इसी में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि कुछ अभिलेख और वंश जो है ना, किस प्रकार संबंधित है, ठीक। तो अभिलेख में आप लोग याद रखिएगा जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ठीक। अभिलेख में प्रयाग पहला कौन सा है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ठीक है। ये जो है किस वंश से संबंधित है? तो याद रखिएगा, है ना, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है गुप्त वंश से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? तो गुप्तकार या गुप्त वंश से संबंधित है, ठीक। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के बारे में याद भी रखना है कि किस वंश से संबंधित है, तो याद रखेंगे, है ना, गुप्त वंश या गुप्तकाल से संबंधित है, ठीक है। उसी प्रकार आपका अगला है आरंग ताम्रपत्र, ठीक। अगला कौन सा है? तो आरंग ताम्रपत्र। आरंग ताम्रपत्र के बारे में आपको याद रखना है, ये जो है राष्ट्रीय तुल्य वंश से संबंधित है, ठीक है, राष्ट्रीय तुल्य वंश से संबंधित है ना। ठीक है, आरंग ताम्रपत्र के बारे में याद रखें किस राजवंश से संबंधित है? तो राष्ट्रीय तुल्य वंश से संबंधित है। अगला है आपका अड़भार ताम्रपत्र, है ना। अगला कौन सा है? याद रखिएगा अड़भार ताम्रपत्र,
और साथ ही सिरपुर अभिलेख, ठीक है। अड़भार ताम्रपत्र और साथ ही सिरपुर अभिलेख ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा अड़भार ताम्रपत्र और जो सिरपुर अभिलेख है ना, ये पांडु वंश से संबंधित है। किस राजवंश से? तो याद रखेंगे पांडु वंश से, है ना। जो अड़भार का ताम्रपत्र और सिरपुर का जो अभिलेख है वो किससे संबंधित है? तो पांडु वंश से। जो अड़भार का ताम्रपत्र जारी किया था किस वंश ने? तो याद रखेंगे पांडु वंश से, ठीक है। अगला जो है आपका जो मड़वा महल अभिलेख, ठीक है। अगला याद रखिएगा जो मड़वा महल अभिलेख है ये किस वंश से संबंधित है? ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक। तो जो आपका मड़वा महल अभिलेख है ये कहाँ से संबंधित है? तो याद रखिएगा फणिनाग वंश से, ठीक है। किस वंश से संबंधित है? तो फणिनाग वंश से, ठीक। ये मड़वा महल जो है किस वंश से संबंधित है? तो याद रखना आपको फणिनाग वंश से संबंधित है, ठीक। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका आने वाले अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को, ठीक है। उसके बाद आपका है एराकोड तेलुगु अभिलेख, ठीक। उसके बाद इसी में आप देखिएगा एराकोड तेलुगु अभिलेख, ठीक है। एराकोड तेलुगु अभिलेख और साथ में है ना जो राजपूत ताम्रपत्र है उसको, ठीक। राजपूत ताम्रपत्र, ठीक। एराकोड तेलुगु अभिलेख और जो राजपूत ताम्रपत्र है ये किस राजवंश से संबंधित है? तो याद रखिएगा छिंदक नागवंश, ठीक। किस राजवंश से संबंधित है? तो याद रखिएगा छिंदक नागवंश से ये क्या है? तो संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि दुर्ग के पुलिया से प्राप्त जो मृदभांड है ये किससे संबंधित है ना। दुर्ग शहर के है ना पुलिया से जो मृदभांड प्राप्त हुए क्या? तो मृदभांड ये किससे संबंधित है? याद रखिएगा विरूपाक्ष से, ठीक। विरूपाक्ष से। चलिए ये सब चीज़ों को आप अभी याद रखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बारे में डिटेल हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ना थ्योरी वाले क्लास में, ठीक है। इन सब के बारे में डिटेल हम लोग थ्योरी वाले क्लास में पढ़ चुके हैं। आप छत्तीसगढ़ में पीएससी के एग्जाम के टाइम में जितनी वीडियो है वो देखेंगे तो ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। उसके बाद जो है भानुगुप्त का एरड़ स्तंभ लेख, ठीक है। अगला कौन सा है? तो भानुगुप्त का एरड़ स्तंभ लेख, ठीक। भानुगुप्त का एरड़ स्तंभ लेख याद रखेंगे और ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा सरभराज, है ना, सरभराज सरभपुरी वंश, ठीक है। तो भानुगुप्त का जो एरड़ स्तंभ लेख है किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा सरभराज, ठीक है। अगला देखिए महासमुंद अभिलेख, ठीक। अगला कौन सा? याद रखिएगा महासमुंद अभिलेख, ठीक है। साथ ही कौवा ताला अभिलेख, है ना, कौवा ताला अभिलेख और इसी में जो आपका अगला है मलगा बिलासपुर ताम्रपत्र। अगला कौन सा है? तो मलगा बिलासपुर ताम्रपत्र, ठीक। ये सभी संबंधित किससे हैं? तो याद रखिएगा इंद्रबल से, ठीक है, इंद्रबल से, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा? तो देखिए यहाँ तक की चीज़ें है ना अभिलेख और वंश के बारे में देख लें, ठीक। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के बारे में याद रखिएगा किस वंश से संबंधित है? तो गुप्त वंश से, गुप्त काल से संबंधित है। आरंग ताम्रपत्र के बारे में आपको याद रखना है कि ये राष्ट्रीय तुल्य वंश से संबंधित है ना। अड़भार ताम्रपत्र और साथ ही जो सिरपुर का अभिलेख है इनका संबंध किससे है? तो पांडु वंश से। जो मड़वा महल अभिलेख है इसका संबंध किससे है? मड़वा महल का तब याद रखेंगे फणिनाग वंश से। एराकोड जो तेलुगु अभिलेख है और साथ ही राजपूत ताम्रपत्र, है ना। एराकोड तेलुगु अभिलेख और साथ ही राजपूत ताम्रपत्र इसका संबंध किससे है? तो याद रखेंगे छिंदक नागवंश से, ठीक है। दुर्ग का जो पुलिया है ना शहर, उसमें जो मृदभांड मिला है, ठीक है। दुर्ग के पुलिया शहर में जो आपको मृदभांड प्राप्त हुआ है ये किसका संबंध इससे है? तो याद रखेंगे जो विरूपाक्ष है उससे। भानुगुप्त का जो एरड़ स्तंभ अभिलेख है इसका संबंध किससे है? तो याद रखेंगे सरभराज से। महासमुंद अभिलेख, कौवा ताल अभिलेख और मलगा बिलासपुर ताम्रपत्र, ठीक। महासमुंद अभिलेख, कौवा ताल अभिलेख और मलगा बिलासपुर ताम्रपत्र इसका संबंध किससे है? तो याद रखेंगे इंद्रबल से। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे प्राचीन नगरी है उसका नामकरण देख रहे थे। सिहावा नगर को किस नाम से जाना जाता था? तो मेचका। जो रतनपुर है उसको याद रखिएगा हीरापुर, कुबेरपुर और रत्नावली के नाम से जाना जाता था। राजिम को याद रखिएगा कमल क्षेत्र, जो कमल पुत्र है ना उसी को कमल क्षेत्र या कमल क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। पाटन को याद रखेंगे भागपुर चारों के नाम से जाना जाता था, ठीक।
पाटन को याद रखेंगे भानपुर चारू के नाम से जाना जाता था, और डोंगरगढ़ को याद रखना है कामावतीपुरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो डोंगरगढ़ है उसको याद रखें कामावतीपुरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, साथ ही जो खरौद शहर है ना, खरौद को याद रखेंगे इंद्रपुर के नाम से जाना जाता है। खरौद को क्या तो इंद्रपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए हम लोग पढ़े थे क्या शासक और उनकी जो प्रमुख उपाधि उनको जो मिली हुई थी उसके बारे में। तो सबसे पहले शासक थे महाशिव तिवर्धन। ठीक है, महाशिव तिवर्धन के बारे में याद रखना है, पांडु वंश से संबंधित है। इनको उपाधि मिली थी त्रिकलिंगाधिपति की, महाशिव की, है ना। महाशिव का तो उपाधि उनके नाम के पहले ही आपको देखने को मिलता है। ठीक, राजधिराज अधिराज की, सकल कोशलाधिपति की और परम वैष्णव की। ठीक है, तो महाशिव तिवारी जी को उपाधि क्या मिली थी? परम वैष्णव की, सकल कोशलाधिपति की, राजधिराज अधिराज की, महाशिव को त्रिकलिंगाधिपति की। और अगला नाम जो है रुद्र प्रताप देव, जो है किस वंश से संबंधित है? याद रखिए काकती वंश से। इनको सेंट ऑफ जेरूसलम के, है ना, उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक, और जो अगला नाम कौन है? रुद्र प्रताप देव। इनके बारे में याद रखिएगा, सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि से इनको क्या किया था? नाम आ जाएगा। ठीक, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ना उसी को देखते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग पूर्व पाषाण काल, है ना, पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है। ठीक है, आपके इतिहास में जो प्रमुख चीज़ें जो है ना छत्तीसगढ़ में मिली हैं, जो पाषाण हो, अभिनय हो या कोई महत्वपूर्ण गुफा हो, उसके बारे में देखेंगे। तब तक आप इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहे, है ना, जब तक मैं रेस कर लेता हूँ तब तक के, और उसके बाद हम लोग इसी में आगे ना कंटिन्यू करेंगे। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं और जो आपकी गुफाएँ हैं, ठीक, जो गुफाएँ हैं और गुफाओं में जो प्रमुख शैल चित्र, ठीक है, या कुछ अन्य चीज़ें हैं उसको हम लोग देखेंगे जो पाषाण मिले आपको, है ना। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है सिंघनपुर गुफा के बारे में। ठीक, सबसे पहले देखिए सिंघनपुर गुफा, है ना, सिंघनपुर गुफा। ठीक है, तो सिंघनपुर गुफा कहाँ है? तो सबसे पहले तो याद रखना है इसकी स्थिति कहाँ है, अवस्थित कहाँ है ना। तो सिंघनपुर गुफा याद रखेंगे रायगढ़ में, किस जिले में? तो रायगढ़ जिले में। ठीक है, और ये समय याद रखिएगा, कौन से समय का साक्ष्य यहाँ देखने को मिल गया? तो आपको पूर्व पाषाण काल। ठीक, साक्ष्य कौन से समय देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा पूर्व पाषाण काल। सिंघनपुर गुफा में आपको याद रखना है ये पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। ठीक, सिंघनपुर गुफा के बारे में आपको याद रखना है ये पूर्व पाषाण काल से क्या है तो संबंधित है। ठीक है, और साथ ही ठीक है सिंघनपुर गुफा कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे रायगढ़ में। ठीक, रायगढ़ में स्थित है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको देखिए, जैसे पाषाण कालीन। ठीक, पाषाण कालीन शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, पाषाण कालीन शैल चित्र के लिए क्या है तो प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। ठीक, जो सिंघनपुर गुफा है ये पाषाण कालीन शैल चित्र के लिए क्या है तो प्रसिद्ध है। ठीक है, और याद रखिएगा उसके बाद सबसे प्राचीन शैल चित्र यहाँ मिलते हैं। ठीक है, सबसे प्राचीन शैल चित्र यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, सिंघनपुर की गुफा में क्या देखा लोगों ने कि पाषाण कालीन शैल चित्र के लिए क्या है तो प्रसिद्ध है। पूर्व पाषाण काल का संबंध किससे है? तो सिंघनपुर गुफा रायगढ़ से। सबसे प्राचीन शैल चित्र अभी हम क्या तो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, इसी में आगे बढ़ते हैं, देखेंगे साथ ही सबसे प्राचीन शैल चित्र के साथ एक चीज़ याद रखेंगे, सबसे प्राचीन गुफा भी है। सिंघनपुर गुफा से याद रखेंगे सबसे प्राचीन गुफा है। ठीक, सिंघनपुर गुफा के बारे में याद रखिएगा, सबसे प्राचीन शैल चित्र तो मिले हैं, साथ ही क्या है तो सबसे प्राचीन गुफा है। ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे तो ये सिंघनपुर की गुफा से क्या मिला आपको? ठीक है, पत्थर के हस्तचलित, ठीक है, पत्थर के हस्तचलित कुदाल यहाँ से आपको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो सिंघनपुर गुफा है यहाँ से आपको क्या मिले हैं? पत्थर के हस्तचलित कुदाल प्राप्त हुए हैं। साथ ही याद रखना है सबसे प्राचीन गुफा है और सबसे प्राचीन शैल चित्र भी यहाँ आपको देखने को मिले हैं। पाषाण कालीन शैल चित्र के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए इसी में बढ़ते हैं आगे। इसको जो है ना सिंघनपुर की गुफा को छत्तीसगढ़ की भीमबेटका की संज्ञा दी गई है।
ठीक, छत्तीसगढ़ की भीमबेटका की इसको क्या तो संज्ञा दी गई है ना। जो सिंघनपुर की गुफा है इसको याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ की भीमबेटका की संज्ञा दी गई है। उसी प्रकार पूरे भारत की सबसे प्राचीन गुफा कहाँ है तो भीमबेटका में। कहाँ है तो इस भीमबेटका में। भीमबेटका कहाँ है तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, भीमबेटका कहाँ है तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब देखिए यहाँ सलचित्र किसके सदृश यहाँ दिखते हैं, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ जो सलचित्र मिले हैं वो किसके समान है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा जो मैक्सिको, ठीक है, जो मैक्सिकन देश है वहाँ जो सलचित्र मिले हैं उसके समान है। साथ ही जो स्पेन देश है ना, उस देश में जो सलचित्र मिले हैं सेम वैसा ही चित्र यहाँ भी आपको देखने को मिलता है। और दूसरा जो है याद रखिएगा, तीसरा जो आपको ऑस्ट्रेलिया में जो सलचित्र मिले हैं, ठीक है, उन सलचित्रों के समान इसकी क्या है तो संरचना। ठीक है, तो सिंघनपुर गुफा की जो सलचित्र है वो किसके समान है तो याद रखिएगा जो मैक्सिकन कंट्री है वहाँ जो सलचित्र मिले हैं उसके समान। जो स्पेन, ठीक है, यहाँ ये है स्पेन, ठीक है, ये स्पेस लिख दिया हूँ मैं, ये है स्पेन। ठीक है, जो स्पेन देश है वहाँ जो सलचित्र मिले हैं उसी के समान है। और अगला जो है जो ऑस्ट्रेलिया देश है वहाँ जो सलचित्र मिले उसी के समान है। ठीक है, अब देखिए सलचित्रों का रंग किस प्रकार का है तो याद रखिए गेरुआ रंग का है। ठीक है, सलचित्रों का रंग किस प्रकार का है तो आपको याद रखना है गेरुआ रंग का है ना। सलचित्रों का रंग किस प्रकार का है तो आपको याद रखना है गेरुआ रंग का है। साथ ही इसका गेरुआ रंग है, इसका कारण क्या है ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। सिंघनपुर गुफा की सलचित्र का जो रंग है वो गेरुआ है, इसका कारण क्या है तो याद रखिएगा आयरन ऑक्साइड का उपयोग किया गया है इसमें। आयरन ऑक्साइड के कारण, किसके कारण तो याद रखेंगे आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और अगला आपका देखेंगे। तो जो है सिंघन गुफा है इसका खोज किसने किया था तो याद रखिएगा एंडरसन, नाम याद रखिएगा है ना। एंडरसन साहब के द्वारा इसका खोज किया गया था कब तो 1910 में। ठीक, जो सिंघनपुर गुफा रायगढ़ में है इसका खोज किसके द्वारा किया गया था तो एंडरसन साहब के द्वारा किया गया था 1910 में। ठीक है, और याद रखिएगा साथ ही है ना इसकी जो भौगोलिक संरचना में चावा ढाल की पहाड़ी पर स्थित है। ये गुफा कहाँ है तो चावा ढाल की जो पहाड़ी है उसी पर स्थित है ना। कुछ दिन पहले हम लोग जो भौगोलिक संरचना पढ़ रहे थे वहाँ मैंने आपको बताया भी था है ना। चावा ढाल की पहाड़ी पर ये स्थित है कौन तो सिंघनपुर की गुफा। साथ ही है ना गुफा की दिशा किस प्रकार है आपको देखिएगा, गुफा की दिशा आप याद रखिएगा दक्षिणामुखी। कैसी है तो दक्षिणमुखी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने है ना पूर्व पाषाण काल के प्रसिद्ध गुफा जिसका नाम है क्या है सिंघनपुर गुफा उसको देखा और ये कहाँ स्थित है तो रायगढ़ में। ठीक, और याद रखिएगा यहाँ जो सलचित्र मिले वो पाषाणकालीन सलचित्र के लिए क्या है तो प्राप्त हुए हैं। और पाषाणकालीन सलचित्र के लिए सिंघनपुर की गुफा क्या तो बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी में आगे बढ़े तो हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे। सबसे प्राचीन सलचित्र कहाँ देखने को मिलेंगे तो सिंघनपुर की गुफा। सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है तो याद रखना है सिंघनपुर की गुफा। पत्थर की जो हस्तचलित कुदाल प्राप्त हुए कहाँ से तो सिंघनपुर की गुफा से। साथ ही छत्तीसगढ़ के भीमबेटका की संख्या दी गई है किसको तो सिंघनपुर की गुफा को। सलचित्र यहाँ के कहाँ के सलचित्रों के समान देखने को मिले हैं किसी और राज्य या किसी और देश में तो याद रखिएगा मैक्सिको, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही सलचित्र आपको देखने को मिलेंगे है ना। और साथ ही जो यहाँ सलचित्र मिले हैं उसका रंग कैसा है तो याद रखिएगा गेरुआ रंग का है। और गेरुआ रंग होने का कारण क्या है तो याद रखिएगा आयरन ऑक्साइड। और साथ ही सिंघनपुर गुफा की खोज किसने की थी तो एंडरसन ने। कब की थी तो याद रखिएगा 1910 में। और ये सिंघनपुर की गुफा किस पहाड़ी में स्थित है तो याद रखिएगा चावा ढाल की पहाड़ी में स्थित है। और इस पहाड़ी की दिशा किस तरीके से तो याद रखिएगा दक्षिणमुखी है ना। पहाड़ी की दिशा किस तरीके से तो याद रखिएगा दक्षिणमुखी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए जो मैंने इतनी चीज़ें बताई है क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और कुछ अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, ये कौन सी गुफा के बारे में बात हो रही है तो देखिए ये हो गई सिंघनपुर गुफा के बारे में। ठीक है, इसी में चलिए कुछ और नाम आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे छापा मारा, अगला क्या है याद रखिएगा छापा मारा। ठीक है, और साथ ही भंवरपुर, साथ ही भंवरपुर। और एक नाम आपको याद रखना है गिद्धा। ठीक है, गिद्धा। और एक नाम याद रखना है सोनवर्षा। क्या नाम है सोनवर्षा। इतने नामों को आप अच्छे से याद रखेंगे। और
देखते हैं इन स्थानों पर क्या देखने को मिला। ठीक, छापा मारा, भंवर खोल, गिद्धा और सोनबरसा, इस नाम को याद रखना। ये सभी जगह कहाँ है तो याद रखिएगा रायगढ़ में है। ये भी क्या है तो पूर्व पाषाण काल से संबंधित स्थान है ना। छापा मारा, भंवर खोल, गिद्धा, सोनबरसा, ये सारे स्थान आपको कहाँ देखने को मिलते हैं तो रायगढ़ में। और ये जो है सभी पूर्व पाषाण काल से क्या है तो संबंधित है। ठीक है, अब देखिएगा ये जो है प्रागैतिहासिक कालीन, ठीक है, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र जो है रायगढ़ जिले में इन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र जो है रायगढ़ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो याद रखिएगा छापा मारा, भंवर खोल, गिद्धा और सोनबरसा से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो रायगढ़ में, याद रखिएगा छापा मारा, भंवर खोल, गिद्धा और सोनबरसा से। ठीक, ये चीज़ें हो गई किसके बारे में तो पूर्व पाषाण काल के बारे में। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अन्य जो प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है उसको देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अन्य जो प्रागैतिहासिक कालीन जो स्थल है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, इस साइड को मैं अभी रेस्ट करता हूँ दोस्तों। ठीक है, तब तक आप उस साइड में जो लिखा हुआ है उसको अच्छे से पढ़ें, है ना, अच्छे से देखें उन सब चीज़ों को। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों ने किसको देखा, रायगढ़ के जो है ना प्रागैतिहासिक कालीन जो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं तो देखिएगा छापा मारा, भंवर खोल, गिद्धा और सोनबरसा से। ठीक है, चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आपका जो अगला है। ठीक, अगला नाम है बसना झाड़। ठीक, अगला नाम कहाँ है, क्या है तो बसना झाड़। ठीक, तो देखिए बसना झाड़ भी है ना क्या है तो सबसे पहले तो याद रखिएगा प्रागैतिहासिक कालीन स्थल। ठीक, प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है, ये चीज़ आपको यहाँ से क्या है इंपॉर्टेंट है। तो बसना झाड़ जो है याद रखिएगा रायगढ़ में सिंघनपुर के समीप है। ठीक, बसना झाड़ आपको याद रखना है कि रायगढ़ में सिंघनपुर के समीप है। ठीक है, रायगढ़ में किसके समीप है तो सिंघनपुर के समीप है। ठीक है, यहाँ 300 से अधिक शैल चित्र मिले हैं। ठीक है, 300 से अधिक, ठीक, 300 से ज़्यादा क्या मिले हैं शैल चित्र यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, 300 से अधिक जो है शैल चित्र यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। कितने से तो 300 से अधिक। ठीक, साथ ही यहाँ इंपॉर्टेंट और कुछ चीज़ें देखते हैं और इन चित्र में क्या दिखा है, हाथी, गेंडा, भैंसा, है ना। इन चित्रों में क्या देखने को मिला है तो याद रखिएगा हाथी का चित्र देखने को मिला है, गेंडा का चित्र देखने को मिला है और साथ ही भैंसा का चित्र देखने को मिला है। और इसी में जो है आखिर दृश्य भी आपको देखने को मिलता है। क्या तो आखिर कहने का मतलब जो शिकार का दृश्य है वो भी आपको देखने को मिलता है। ठीक, तो जो कुछ और अन्य प्रागैतिहासिक कालीन स्थल को देख रहे हैं जिसमें एक नाम याद रखिएगा बसना झाड़। कहाँ है तो याद रखिएगा रायगढ़ के सिंघनपुर, है ना, के समीप है। 300 से अधिक चित्र यहाँ आपको देखने को मिलते हैं प्रागैतिहासिक कालीन। और हाथी, गेंडा, भैंसा और आखिर दृश्य भी आपको उन चित्रों में शामिल देखने को मिलता है। हाथी, गेंडा, भैंसा, आखिर दृश्य ये भी आपको उन चित्रों में शामिल देखने को मिलता है। ठीक, अगला जो है आपको याद रखिएगा बोतलदा। ठीक, अगला कौन सा तो याद रखिएगा बोतलदा। और बोतलदा के बारे में भी आपको याद रखना है कि प्रागैतिहासिक कालीन क्या है तो स्थल है। ठीक है, और ये जो है रायगढ़ के कहाँ स्थित है तो रायगढ़ के, है ना, जो खरसिया। ठीक है, रायगढ़ की याद रखिएगा खरसिया के समीप, है ना, बोतलदा ग्राम है। रायगढ़ के खरसिया के समीप जो है बोतलदा ग्राम है। ठीक है, वहीं जो है प्रागैतिहासिक कालीन स्थल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये पहाड़ी, लंबी पहाड़ी है ना, ये पहाड़ी कैसी है तो लंबी पहाड़ी पर, ठीक, लंबी पहाड़ी पर आपको क्या देखने को मिलता है तो याद रखिएगा पशुओं के, है ना, लंबी पहाड़ी शिव गुफा, नाम है शिव गुफा।
ठीक है, लंबी पहाड़ी नाम है सी गुफा में, है ना। पशुओं का आखिर देखने को मिलता है, पशुओं का शिकार का दृश्य आपको देखने को मिलता है। ठीक, पशुओं का शिकार का दृश्य आपको देखने को मिलता है। ठीक, तो बोतल्दा के बारे में याद रखिएगा, रायगढ़ खरसिया के पास का जो गांव है ना, इसी गांव के नाम पे बोतल्दा गाँव। यहाँ लंबी पहाड़ी सी गुफा है जिसे पशुओं का शिकार का दृश्य आपको देखने को मिलता है। साथ ही याद रखिएगा बोतल्दा में सबसे लंबी गुफा है। कैसी है? तो सबसे लंबी गुफा है, मतलब इसकी लंबाई क्या है? तो ज़्यादा है ना, लंबाई क्या है? तो ज़्यादा है। तो बोतल्दा के बारे में आप लोगों ने क्या देखा कि रायगढ़ खरसिया है ना के समीप जो है, रायगढ़ जिले में खरसिया के समीप बोतल्दा ग्राम ये है ना। यहाँ आपको प्रागैतिहासिक कालीन स्थल देखने को मिलते हैं। पहाड़ी जो है लंबी है ना। सी गुफा में पशुओं में, इसी लंबी पहाड़ी में सी गुफा में पशुओं का जो शिकार का दृश्य देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ क्या है? तो सबसे लंबी गुफा है। ठीक, अगला जो है आपका ये जो है छोटे पेंड्रामुला। अगला नाम याद रखिएगा, छोटे पेंड्रामुला। ठीक, अगला जो नाम है छोटे पेंड्रा, है ना, पेंड्रामुला। ठीक, ये कहाँ है? तो याद रखिए ये भी खरसिया है ना, रायगढ़ की खरसिया के आसपास का क्षेत्र है। ठीक, रायगढ़ की खरसिया रायगढ़ जिले के खरसिया के आसपास में जो है छोटे पेंड्रामुड़ा या छोटे पेंडरमुड़ा ये स्थान आपको देखने को मिलता है। याद रखिएगा प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है। साथ ही पसाड़ युग के, है ना, पसाड़ युग के कब्रगाह यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, पसाड़ काल के और पसाड़ युग के कब्रगाह जो है ना, यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, पसाड़ काल के कब्रगाह जो है यहाँ आपको क्या होंगे? तो देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक दो महत्वपूर्ण नाम को और देखते हैं, जो खैरखेड़ा। ठीक, अगला नाम है खैरखेड़ा। ये खैरखेड़ा जो प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है कहाँ है? तो याद रखिएगा कांकेर में। कहाँ है? तो याद रखिएगा कहाँ? तो कांकेर में, है ना। खैरखेड़ा जो प्रागैतिहासिक कालीन जो स्थल है ये कहाँ है? तो याद रखिएगा कांकेर। ठीक है, कहाँ है? तो कांकेर। चलिए इसमें कुछ और महत्वपूर्ण नाम देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं गुफा और साथ ही उसकी स्थिति देखते हैं। अब देखते हैं क्या तो गुफाएं और साथ ही उसकी परिस्थिति को देखते हैं। ठीक है, यहाँ गुफा में याद रखिएगा सीता बेंद्रा गुफा है ना, प्रसिद्ध गुफा है, सबसे पुराना नाट्यशाला माना जाता है यहाँ पे। सीता बेंद्रा गुफा और जोगी मारा गुफा। ठीक है, जो सीता बेंद्रा गुफा और जो आपको महत्वपूर्ण जोगी मारा गुफा है ये कहाँ है? तो आपको याद रखना है सरगुजा में। कहाँ है? तो याद रखिएगा सरगुजा जिला, है ना। सीता बेंद्रा गुफा और जोगी मारा गुफा कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा सरगुजा में। अगला है रैनखोल गुफा। ठीक है, अगला कौन सा? तो याद रखिएगा रैनखोल गुफा। और ये कौन से जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा शक्ति, है ना। ये कौन से जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा शक्ति, जांजगीर चांपा। ठीक है, रैनखोल गुफा के बारे में आपको याद रखना है, शक्ति, जांजगीर चांपा। ठीक, इसके बाद है अगला कुटुमसर गुफा। ठीक, अगला कौन सा? तो कुटुमसर गुफा। और साथ ही इसी के साथ एक नाम है याद रखना, कैलाश गुफा। ठीक है, कुटुमसर गुफा और कैलाश गुफा कहाँ स्थित है ये आपको याद रखना है। ठीक, कुटुमसर गुफा और कैलाश गुफा की जो स्थिति याद रखना है जगदलपुर। कहाँ है? तो जगदलपुर। ठीक, देखिए कुछ महत्वपूर्ण गुफा आप लोगों ने देखा। तो गुफा में देखा आप लोगों ने सीता बेंद्रा गुफा और जोगी मारा गुफा, ये कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा सरगुजा में। और रैनखोल गुफा ये शक्ति, जांजगीर चांपा में देखने को मिलता है आपको। कुटुमसर गुफा और कैलाश गुफा ये कहाँ है? तो याद रखिएगा जगदलपुर। ठीक है, जगदलपुर। चलिए कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं कि ये जो सीता बेंद्रा गुफा है इसकी खोज किसने की? तो याद रखिएगा कर्नल आउंसले ने। ठीक, सीता बेंद्रा गुफा की खोज किसने की? तो याद रखिएगा कर्नल आउंसले के द्वारा, है ना। कर्नल आउंसले के द्वारा सीता बेंद्रा गुफा की खोज की गई। ठीक, सीता बेंद्रा गुफा की खोज किसने की थी? नाम याद रखिएगा कर्नल आउंसले ने। ठीक है, उसी प्रकार जो कुटुमसर गुफा है इसकी खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा शंकर तिवारी जी। ठीक है, कुटुमसर गुफा की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा शंकर तिवारी जी। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बस ये दो तीन चीज़ें यहाँ पे याद रखिएगा।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो कुछ और प्रागैतिहासिक स्थल हैं, जिसमें एक नाम याद रखिएगा बसनाझार, है ना। कहाँ स्थित है? तो रायगढ़ में। और बसनाझार आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो रायगढ़ के सिंघलपुर के आसपास के क्षेत्र। पहली बात याद रखना कि प्रागैतिहासिक स्थल है। दूसरा, बसनाझार से 300 से भी अधिक जो है चित्र हमें प्राप्त हुए। उन चित्रों में किसका समावेश देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा हाथी, गेंडा, भैंसा और आखेट का दृश्य उस चित्रों में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग आगे आए और अगला हम लोगों ने क्या देखा? बोतलदा ग्राम। ये कहाँ है? याद रखिएगा रायगढ़ जिले के खरसिया के पास में जो बोतलदा ग्राम है वहाँ देखने को आपको मिलता है। इसकी पहाड़ी कैसी है? तो लंबी पहाड़ी है ना। और इसी गुफा में आपको इसी में क्या दिखता है? पशुओं का शिकार का दृश्य देखने को मिलता है। ठीक, बोतलदा गुफा के बारे में याद रखने के बाद सबसे लंबी गुफा है। इसके बाद अगला जो आपका प्रागैतिहासिक स्थल है वो छोटे पेंड्रा मोड़ा। अगला जो प्रागैतिहासिक स्थल है वो कौन सा था? छोटे पेंडर मोड़ा। कहाँ है? तो याद रखिएगा रायगढ़ जिले के खरसिया में। और छोटे पेंड्रा मोड़ा में क्या देखने को मिला है? तो आपको याद रखिएगा पाषाण काल कब्रगाह देखने को मिलता है। ठीक है, पाषाण काल की कब्रगाह को यहाँ पे आप देख सकते हैं। खैरखेड़ा जो प्रागैतिहासिक स्थल है कहाँ है? तो याद रखिएगा कांकेर में। ठीक है, कहाँ है? तो याद रखिएगा कांकेर में। और उसके बाद अगला है देखते हैं जो गुफाएं हैं, जैसे सीता बेंगरा गुफा हो गया और जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा सरगुजा में, है ना। और सीता बेंगरा गुफा की खोज किसने की थी? तो कर्नल आउंसले ने, याद रखना है। रैनफॉल गुफा के बारे में आपको शक्ति और जांजगीर चांपा जिले याद रखने हैं। कुटुम्बसर गुफा और कैलाश गुफा, है ना, ये कहाँ है? तो जगदलपुर। कुटुम्बसर गुफा और कैलाश गुफा कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा जगदलपुर में। और कुटुम्बसर गुफा की खोज किसने की? तो याद करिएगा शंकर तिवारी जी, है ना। कुटुम्बसर गुफा की खोज किसने की है? तो याद रखिएगा शंकर तिवारी। ठीक, चलिए यहाँ से जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हुई, है ना, कहाँ से? तो जो आपके प्रागैतिहासिक कालीन थे उसको हम लोगों ने वहाँ पर क्या किया है? देखा है। ठीक, चलिए इसी में हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तब तक जब तक मैं इस साइड को इरेज कर रहा हूँ आप उस साइड को अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। उसको तब तक आप क्या करें? अपने दिमाग में बैठा ले, रख लें। इसके बाद हम लोग कुछ रामायणकालीन स्थल को छत्तीसगढ़ में देखते हैं, है ना। और आजकल ये तो राम वन भवन पथ का भी हिस्सा है। ठीक, तो यहाँ से चीज़ें जो है क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो उन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक, चलिए आगे जो आपका है, ठीक, आगे जो आपको कौन सा है? तो रामायणकालीन स्थल को देखते हैं छत्तीसगढ़ में, है। आगे जो हम लोग कुछ रामायणकालीन, ठीक, रामायण काल के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में देखते हैं, है ना। तो चलिए रामायण काल में छत्तीसगढ़ में चीज़ें किस तरीके से चल रही थी, है ना। उस समय छत्तीसगढ़ का नाम क्या था, साथ ही किस प्रकार से और कुछ चीज़ें यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ को रामायण काल में, है ना, दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? तो दक्षिण कोसल। ठीक है, तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और साथ ही उस समय रामायण काल में छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या थी या दक्षिण कोसल की राजधानी क्या थी? तो याद रखिएगा कुश स्थली। ठीक है, तो राम भगवान के दो पुत्र, है ना, लव और कुश, याद है आप लोगों को, है ना। तो उनके जो पुत्र हैं कुश, उनको क्या है छत्तीसगढ़ के, है ना, राज्य क्या दिया गया था? अधिकार प्राप्त था, है ना। तो राम भगवान के दो पुत्रों में से एक पुत्र है कुश है, इनको छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा था राज्य साम्राज्य के रूप में मिला हुआ था। ठीक है, तो देखिए रामायण काल के समय छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहा जाता था और जो राजधानी थी दक्षिण कोसल की वो थी कुश स्थली। ठीक है, और उस समय इस क्षेत्र में राजा कौन थे? तो याद रखिएगा भानुमत। ठीक है, उस समय इस क्षेत्र में राजा कौन थे? तो याद रखिएगा भानुमत जी है ना। रामायण काल के समय इस क्षेत्र में क्या दक्षिण कोसल के राजा थे। और साथ ही रामायण काल के समय छत्तीसगढ़ में कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो याद रखिएगा कोसली। ठीक है, रामायण काल के समय छत्तीसगढ़ में कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो आपको याद रखना है कोसली भाषा, है ना। रामायण काल के समय छत्तीसगढ़ में कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो आपको याद रखना है कोसली भाषा।
ठीक है। इसी में देखिए आगे आपको देखने को मिलता है कि माता कौशल्या, ठीक है, जो माता कौशल्या है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की माता है ना, माता कौशल्या, इनका मंदिर आपको छत्तीसगढ़ में कहाँ देखने को मिलता है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। याद रखिएगा रायपुर के चंद्रपुरी में, ठीक है, कहाँ तो चंद्रपुरी रायपुर में, है ना, चंद्रपुरी रायपुर में ये प्रसिद्ध मंदिर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो माता कौशल्या का मंदिर छत्तीसगढ़ में कहाँ देखने को मिलता है? तो वर्तमान में चंद्रपुरी रायपुर में। देखिए ये जो राजा भानुमति है, इनकी पुत्री का नाम क्या था? भानुमति, है ना, उनकी पुत्री का नाम क्या था? भानुमति। तो प्राचीन समय में विवाह के बाद, है ना, जो भानुमति राजा है, ठीक है, और उनको क्या होता है? पुत्र नहीं होता है, तो ये शासन जो है ना, शासन जो अधिकार क्षेत्र है किनके पास चला जाता है? उनकी पुत्री कौशल्या के पास, है ना, उनकी पुत्री जो है कौशल्या के पास। और ठीक है, और कौशल्या जी का विवाह जैसे दशरथ के साथ होता है, ये जो है ना, जो राम संज्ञा जी के अंतर्गत क्या होते हैं? मिला दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि भानुमति जो है प्राचीन समय में, है ना, विवाह के बाद कन्या नाम बदलने की प्रथा थी, इसलिए भानुमति का नाम राजा दशरथ से विवाह के बाद कौशल प्रदेश के कारण, है ना। तो देखिएगा जो इनकी पुत्री थी राजा भानुमति, उनकी पुत्री का नाम भानुमति था। तो जैसे ही उनका विवाह राजा दशरथ के साथ होता है, उनका नाम जो है ना, बदल कर, है ना, दशरथ के जो कौशल के साथ क्या रख दिया गया? कौशल्या रख दिया गया। क्या रख दिया गया? तो कौशल्या रख दिया गया, ठीक है। और देखिएगा जो माता कौशल्या का मंदिर है ना, ये कहाँ है? तो चंद्रपुरी रायपुर में है। और इसका निर्माण कब किया गया? निर्माण काल के बारे में ध्यान दीजिएगा। तो याद रखिएगा 1973 में, कब? तो याद रखिएगा 1973 में इस मंदिर का क्या किया था? निर्माण किया गया, ठीक है। और देखिए रामायण काल के समय जो आपको बस्तर क्षेत्र है, जो दंडकारण्य क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम देखिए, तो ठीक है, रामायण काल के दौरान जो बस्तर क्षेत्र का नाम याद रखिएगा दंडकारण्य। क्या नाम था? तो दंडकारण्य, ठीक है। ठीक है, तो दंडकारण्य के बारे में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि दंडकारण्य प्रदेश जो है इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक का साम्राज्य था, ठीक है। इक्ष्वाकु के जो पुत्र हैं दंडक, है ना, इसका जो साम्राज्य कौन था? तो याद रखिएगा जो दंडकारण्य क्षेत्र है ना, जो बस्तर क्षेत्र है, ठीक, जो बस्तर क्षेत्र है, दंडकारण्य क्षेत्र जो है, इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक का क्या था? तो साम्राज्य था, ठीक है। और इसी जो दंडक है ना, दंडक इनके जो पुत्र हैं राजा थे, इन्हीं के नाम के आधार पर, इन्हीं के नाम के आधार पर बस्तर क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? दंडकारण्य पड़ा, ठीक है। इन्हीं के नाम के आधार पर बस्तर क्षेत्र का नामकरण क्या किया गया? तो दंडकारण्य किया गया। वो तो पर मैं सूचना पर इसलिए बैठे थे। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो बस्तर क्षेत्र का नाम याद रखिएगा रामायण काल के समय दंडकारण्य था, है ना। और क्यों था? तो याद रखिएगा उस समय यहाँ के जो राजा थे इक्ष्वाकु, उनके पुत्र दंडक के नाम, है ना, दंडक थे, तो दंडक राजा के नाम पर ही, है ना, उनके नाम के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा? दंडकारण्य पड़ा। और साथ ही उस समय जो बस्तर क्षेत्र, ठीक है, या आप कहेंगे दंडकारण्य की राजधानी कौन सी थी? ठीक है, तो दंडकारण्य की जो राजधानी कौन सी थी? तो देखिए ये था आपका मधुबन, ठीक है। कौन सा था? तो याद रखिएगा मधुबन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा? तो बस्तर क्षेत्र का नाम क्या देखा? दंडकारण्य देखा। नाम किस आधार पर पड़ा? तो इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक, है ना, जो राजा थे, उन्हीं के नाम के आधार पर नाम पड़ा। और राजधानी कौन सी है? तो याद रखिएगा मधुबन, ठीक है। राजधानी कौन सी थी? तो आपको याद रखना है मधुबन, ठीक है। चलिए, तो रामायण काल के कुछ अन्य और महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखते हैं। तो देखिएगा रामायण कालीन कुछ स्थल को हम लोग देखते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से। जैसे मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ठीक है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर छत्तीसगढ़, हमारे छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्र में जो उसका उत्तर पश्चिमी हिस्सा वो देखने को आपको मिलता है। तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में, ठीक, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में जो रामायणकालीन स्थल है उसको देखते हैं। तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में याद रखिएगा सीतामढ़ी हरचौका, माता सीता जी के नाम पे है ना, सीतामढ़ी हरचौका, ये जो है क्या है? तो रामायणकालीन स्थल है। अगला जो देखने को मिलता है सीतामढ़ी घाघरा, ठीक है, सीतामढ़ी घाघरा, ये क्या है? तो रामायणकालीन स्थल है ना। रामायण काल के स्थल है छत्तीसगढ़ में, कहाँ? तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में सीतामढ़ी हरचौका और सीतामढ़ी घाघरा,
अगला देखिए सरगुजा जिले में देखते हैं रामायणकालीन स्थल के बारे में। ठीक है, सरगुजा जिले में आपको याद रखना है जो सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा और हाथीपुर और किष्किंधा गुफा, ये सभी क्या है रामायणकालीन स्थल है। सरगुजा में देखिए, सरगुजा में सीता बेंगरा, अगला है लक्ष्मण बेंगरा, किष्किंधा पर्वत, किष्किंधा, ठीक है, किष्किंधा जो आपका गुफा है ना, किष्किंधा पर्वत गुफा, और साथ ही आपको एक देखने को मिलता है हाथीपुर गुफा। अगला कौन सा देखने को मिलता है तो हाथीपुर गुफा। ठीक, ये सभी रामायणकालीन स्थल है ना। सरगुजा में याद रखिएगा सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, ठीक है, किष्किंधा गुफा, हाथीपुर गुफा, ये सभी क्या है तो रामायणकालीन स्थल है। अगला इसी में आप लोग देखते हैं रायगढ़। तो रायगढ़ जिले में चलिए देखिए जो रामायणकालीन स्थल कौन सा, तो याद रखिएगा राम झरना है ना, भगवान राम के नाम पर ही है। किसका नाम तो राम झरना था। तो राम झरने के बारे में याद रखना है, माता सीता की प्यास लगने पर भगवान राम के है ना बाढ़ से इस झरने का क्या होता है उद्गम होता है। तो रायगढ़ में जो राम झरना है इसके बारे में आपको याद रखना है, जब माता सीता जी को क्या लगा, प्यास लगा, तो भगवान श्री राम जी ने क्या किया, अपने बाढ़ से है ना, अपने बाढ़ को कहाँ मारा तो जमीन में है ना, और उसके बाद किसका उद्गम हुआ तो राम झरना। अगला है आपका जांजगीर चांपा। ठीक है, अगला देखिए जांजगीर चांपा में एक नाम, एक जगह याद रखिएगा खरोद। जांजगीर चांपा में खरोद याद रखिएगा, यहाँ खर और दूषण का वध हुआ। ठीक है, खरोद में खर और दूषण का वध हुआ है ना। ठीक, खरोद में आपको याद रखना है खर और दूषण का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था है ना। ये रामायणकालीन स्थल है। साथ ही शिवरी नारायण, साथ ही अगला जो है शिवरी नारायण। शिवरी नारायण में आपको याद रखना है माता सबरी ने अपने झूठे बेर भगवान श्री राम को खिलाया था। ठीक है, माता सबरी ने झूठे बेर श्री राम जी को खिलाया था है ना। ठीक, इसके बाद आप आइए बलौदा बाजार में है ना, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में डबल भी लिखा हूँ BB। ठीक है, तो ये जो है BB जो लिखा है याद रखिएगा बलौदा बाजार है ना। तो बलौदा बाजार में आपको याद रखना है बार नाव पर स्थित तुरिया नामक स्थान से है ना वाल्मीकि जी का आश्रम वहाँ को देखने को मिलता है, जहाँ लव कुश का जन्म हुआ। ठीक, बलौदा बाजार में याद रखें बार 9-12। ठीक है, बार 9-12 में उससे नीचे नहीं दिखेगा, उससे नीचे वो दिख रहा है। तो देखिए बलौदा बाजार में याद रखिएगा इस स्थान है बार 9-12। ठीक है, बार 9-12 में याद रखिए क्या देखने को मिलता है, तुरतुरिया आश्रम। तुरतुरिया आश्रम देखने को मिलता है। ये आश्रम किसका है तो याद रखिएगा महर्षि वाल्मीकि जी का। ठीक है, ये आश्रम किसका था तो याद रखिएगा महर्षि वाल्मीकि जी का ये आश्रम था, और यहीं पर लव कुश का जन्म हुआ था। यहीं पर किसका तो लव कुश का जन्म हुआ था। ठीक है, तो देखिए बलौदा बाजार में आपको रामायणकालीन स्थल कौन सा देखने को मिला तो बार 9-12। यहाँ पर आपको तुरतुरिया आश्रम देखने को मिलता है, महर्षि वाल्मीकि जी का था, और लव कुश का यहाँ पे जन्म हुआ। अगला जो है आपका धमतरी। ठीक है, इसके बाद अगला कौन सा है धमतरी। ठीक है, धमतरी में आपको देखने को मिलता है क्या तो सिहावा पर्वत। धमतरी में आपको क्या देखने को मिलता है, सिहावा पर्वत देखने को मिलता है, और यहाँ श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम स्थित है। ठीक है, श्रृंगी ऋषि जी का यहाँ आश्रम स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका कांकेर। ठीक है, कांकेर देखिए यहाँ कांकेर में जो पंचवटी जंगल है। ठीक है, कांकेर में जो पंचवटी जंगल है यहीं से सीता माँ का अपहरण है ना, यहीं से सीता माता का क्या किया गया था, अपहरण किया गया था। किनके द्वारा तो रावण के द्वारा है ना, यहीं से सीता माता का अपहरण किया गया था। किनके द्वारा तो रावण के द्वारा। ठीक है, तो देखिए ये जो है रामायणकालीन प्रमुख जो स्थल है ना, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। तो ये रामायणकालीन स्थल में आप लोगों ने देखा कि रामायणकाल के समय, ठीक है, छत्तीसगढ़ का नाम क्या था, किस नाम से छत्तीसगढ़ को पुकारा जाता था तो याद रखेंगे दक्षिण कौशल। ठीक है, रामायणकाल के समय छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था तो दक्षिण कौशल। राजधानी क्या थी तो याद रखिएगा दक्षिण कौशल की राजधानी थी कुशीस्थली, और प्रमुख राजा कौन है तो याद रखिएगा भानुमत। प्रमुख राजा कहने का मतलब उस समय जो तत्कालीन रूप में राजा कौन थे दक्षिण कौशल के, उनका नाम है भानुमत, और उनकी ही पुत्री जो है भानुमति है ना, उनका विवाह किससे होता है। ठीक है, तो उनकी जो पुत्री थी है ना भानुमत की जो ठीक है
तो उनकी जो पुत्री थी कौशल्या, इनका विवाह किसके साथ होता है? राजा दशरथ के साथ। और भानुमत को कोई पुत्र नहीं था तो उनकी पुत्री है ना के अधिकार क्षेत्र में क्या हो जाता है? पूरा शासन क्षेत्र आ जाता है। और जैसे ही राजा दशरथ के साथ क्या होता है? माता कौशल्या का विवाह होता है। उसके बाद जो है ना ये जो कौशल क्षेत्र है उनके अधिकार क्षेत्र में आता है और ये क्या कहलाता है? दक्षिण कौशल कहलाता है। और जो माता कौशल्या है इनका जो मंदिर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो चंद्रपुरी रायपुर में। साथ ही ठीक है यहाँ पे याद रखिएगा कि रामायण काल में जो कौशल है दक्षिण कौशल, इसमें इस भाग में कौन सी बोली बोली जाती थी? तो याद रखिएगा कोसली। रामायण काल में कोसली बोली यहाँ बोली जाती थी। और जो चंद्रपुरी में माता कौशल्या का मंदिर है इसका निर्माण कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1973 में। ठीक है। और इसी दौरान आप है ना रामायण कालीन हिस्सा के दौरान आप बस्तर क्षेत्र को देखते हैं तो बस्तर क्षेत्र का क्या नाम था? याद रखिएगा दंडकारण्य। और दंडकारण्य नाम कैसे पड़ा? तो याद रखिएगा इक्ष्वाकु का जो पुत्र था गंडक, उसी राजा के नाम के आधार पर ही दंडकारण्य नाम पड़ा। और बस्तर क्षेत्र की उसमें राजधानी क्या थी? तो याद रखिएगा मधुमन। ठीक है। जो बस्तर क्षेत्र या दंडकारण्य की राजधानी क्या थी? तो याद रखिएगा मधुमन। अब कुछ महत्वपूर्ण जिले देखें जहाँ रामायणकालीन स्थल के रूप में कुछ चीज़ें प्रसिद्ध हैं, जैसे मनेन्द्रगढ़, शिवगिरी, भरतपुर। यहाँ सीतामढ़ी हरचौका और सीतामढ़ी घाघरा जो है ये रामायणकालीन स्थल है। अगला आपको देखने को मिलता है सरगुजा। सरगुजा की याद रखिएगा सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, किष्किंधा पर्वत, किष्किंधा गुफा या हाथीपुर गुफा, ये जो है रामायणकालीन स्थल है। कहाँ है? तो सरगुजा। और देखिए रायगढ़ जिले में आपको राम झरना जो देखने को मिलता है ये भी रामायणकालीन स्थल है। भगवान श्री राम के नाम पर ही क्या है? झरना है ना। अगला है जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा का खरौद स्थल के बारे में याद रखिए। रामायणकालीन जो खर दूषण है यहीं पर उनको क्या किया गया था? वध किया गया था। और अगला आपको याद रखिएगा शिवरी नारायण। तो शिवरी नारायण में है ना भगवान श्री हमारे राम जी को माता सबरी के द्वारा क्या किया गया था? झूठा बेर खिलाया गया था। झूठा बेर के मैंने समझ रहे हो ना, बोर जी बोर, छत्तीसगढ़ी में जिसको आप लोग बोर कहते हैं है ना, उसका लाटा उटा भी बना के खाते हैं हमारे तरफ तो। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। उसके बाद अगला आपका जिला है बीबी। ठीक है, बीबी को नाम से क्या याद रखिएगा? बड़ौदा बाजार। ठीक है, तो बड़ौदा बाजार में जो बाहर नवा पारा है ना, तो बाहर नवा पारा में आपको तुरतुरिया आश्रम देखने को मिलता है। ये आश्रम किसका? याद रखिएगा वाल्मीकि जी का है ना, महर्षि वाल्मीकि जी का। और इसी आश्रम में है ना लव कुश जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था है ना, इसका तो लव कुश जी का। अगला है आपका धमतरी। ठीक है, अगला जो रामायणकालीन स्थली है वो है धमतरी। और धमतरी में सिहावा पर्वत आपको याद होगा है ना, महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम है। ठीक है, सिहावा पर्वत में याद रखना है कि श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम है। और इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको रामायणकालीन स्थल पंचवटी देखने को मिलता है। कहाँ? तो कांकेर में। कहाँ? तो कांकेर में। और इसी पंचवटी के जंगल से माता सीता जी का अपहरण किया गया था। किसके द्वारा? तो रावण के द्वारा। किसके द्वारा? तो रावण के द्वारा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित दो चार कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं है ना, उन सब चीज़ों को हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण और स्थल है रामायणकालीन स्थल जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अन्य कुछ तथ्य हैं है ना, जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। चलिए ठीक है, आपकी क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और कुछ अन्य इम्पोर्टेंट चीज़ें उसको भी देखते हैं। तो देखिएगा दक्षिण कौशल का भाग कौन सा था? तो हमारा छत्तीसगढ़ उस समय क्या ना रामायणकाल में दक्षिण कौशल कहलाता था। तो चलिए जो दक्षिण कौशल का भाग तो हमारे छत्तीसगढ़ था, इसी में उत्तर कौशल के बारे में देखते हैं। ठीक है, उत्तर कौशल, इसी में आगे आप क्या देखेंगे? उत्तर कौशल के बारे में देखेंगे। तो उत्तर कौशल की राजधानी कौन सी थी? चलिए देखते हैं। ठीक है, तो उत्तर कौशल की उसमें राजधानी थी, याद रखिएगा, साकेत या अयोध्या। ठीक है, उत्तर कौशल की राजधानी साकेत है ना, या अयोध्या। ठीक है, तो उत्तर कौशल की राजधानी क्या थी उस समय? तो आपको याद रखना है साकेत या अयोध्या। साथ ही दक्षिण कौशल की राजधानी आप लोगों ने देखा क्या थी? तो कुशस्थली है ना। दक्षिण कौशल की राजधानी आप लोगों ने क्या देखा? तो कुशस्थली।
ठीक है। और साथ ही एक और नाम याद रखिएगा दक्षिण कौशल की राजधानी में, ठीक है। दक्षिण कौशल की राजधानी में एक और नाम आपको याद रखने हैं और ये नाम है आपका श्रावस्ती, ठीक है। क्या नाम है तो श्रावस्ती, ठीक। तो रामायण काल में याद रखिएगा दक्षिण कौशल की राजधानी क्या थी तो कुशस्थली, साथ ही अगर नाम और याद रखिएगा श्रावस्ती, ठीक है। जैसे कि तो दक्षिण कौशल है, यहाँ किसका कुशस्थली के नाम से जाना जाता था, उसी प्रकार उत्तर कौशल को किस नाम से जाना जाता था तो याद रखिएगा यहाँ जो शासन करते थे किसका था तो लव, है ना। किसका तो भगवान श्री राम के प्रथम पुत्र लव का, है ना। तो देखिएगा उत्तर कौशल, ठीक है। देखिए ऐसा कहना तो शायद गलत हो जाएगा ना कि भगवान श्री राम के प्रथम पुत्र लव कुश, क्योंकि दोनों को, है ना, इनके महर्षि जो वाल्मीकि जी हैं, है ना, उनके द्वारा क्या किया गया था, ठीक है। तो देखिएगा उत्तर कौशल का जो साम्राज्य था ये किनके नाम पर था तो याद रखिएगा लव के नाम पे, है ना। और साथ ही कुश की राजधानी, है ना, जो कुश की राजधानी क्या थी तो कुशस्थली, ठीक है। कुश की राजधानी क्या थी तो याद रखिएगा कुशस्थली, है ना। और इसी में चले आगे बढ़ते हैं और देखिएगा जो दंडकारण्य क्षेत्र था, ठीक है। दंडकारण्य क्षेत्र के बारे में आपको याद रखना है रामायण काल में ये जो है ना, जो इनका वनवास काल था वो कहाँ पे था, लोग कहते हैं यही, है ना, वनवास काल का स्थल था, ठीक है। दंडकारण्य क्षेत्र जो है भगवान राम का क्या था वनवास काल का स्थल था, ठीक है। और जो फूलवासन गीत है ना, एक जो प्रसिद्ध गीत है फूलवासन गीत, ये किससे संबंधित है तो याद रखिएगा, हाँ, रामायण से संबंधित है। जो फूलवासन प्रसिद्ध गीत है किससे संबंधित है तो याद रखिएगा ये जो है रामायण से संबंधित है, रामायण से क्या तो संबंधित है। और एक कोसला गांव याद रखिएगा जो बिलासपुर जिले में है ना, एक गांव है कोसला गांव, ठीक है। कोसला गांव ये कहाँ है तो बिलासपुर में, ठीक है। कोसला गांव को आपको याद रखना है कहाँ है तो बिलासपुर में है ना। और ये जो है दक्षिण कौशल का दक्षिण कौशल, ठीक। कोसला गांव जो है बिलासपुर में है, ये दक्षिण कौशल का केंद्र स्थल माना जाता है, ठीक। दक्षिण कौशल का क्या तो केंद्र स्थल, ठीक है। तो देखिए उत्तर कौशल की राजधानी क्या थी तो याद रखना है साकेत या अयोध्या, ठीक है। दक्षिण कौशल की राजधानी के बारे में आपको याद रखना है श्रावस्ती, है ना। और उत्तर कौशल को किस नाम से जाना जाता था, या उत्तर कौशल का जो अधिकार क्षेत्र किसका था तो याद रखिएगा लव का, है ना। और दंडकारण्य क्षेत्र जो है रामायण काल में ये वनवास काल या वनवास काल के समय का क्षेत्र है, याद रखिएगा। फूलवासन गीत जो है, ठीक है, रामायण काल से संबंधित है, याद रखिएगा। फूलवासन गीत याद रखिएगा किससे संबंधित है तो रामायण से। साथ ही जो कोसला गाँव है ना बिलासपुर, याद रखिएगा ये जो है दक्षिण कौशल का केंद्र स्थल था, इसका तो दक्षिण कौशल का केंद्र स्थल था। अब चलिए इसमें जो राम वनगमन पथ है ना, जो परियोजना है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो राम वनगमन पथ की टोटल संख्या कितनी है ना, तो कुल कितने पथ है ये याद रखिएगा, कुल पथ की संख्या, ठीक है। तो कुल जो है पथ स्थलों की संख्या कितनी है तो याद रखिएगा 75। कितनी है तो पूरे भारत में 75, ठीक है। पूरे भारत में कहाँ है तो 75 है ना। वनवास पथ में कुल स्थलों की संख्या कितनी है तो 75 है, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे आश्रयों की संख्या कितनी है तो याद रखिएगा ये आपको देखने को मिलता है 51। आश्रयों की संख्या कितनी है तो याद रखिएगा 51। और जिसमें से प्रथम चरण में शामिल है ना, प्रथम चरण में कितने स्थल को शामिल किया गया है तो याद रखिएगा प्रथम चरण में 9 स्थल को शामिल किया गया है ना। प्रथम चरण में कितने तो 9 स्थल को, और साथ ही द्वितीय चरण में बाकी के जो है ना, द्वितीय चरण में बाकी के बचे जो 42 स्थल है इसको शामिल किए गए, ठीक है। कुल लंबाई याद रखिएगा राम वनगमन पथ की जो कुल लंबाई है ये 2260 किलोमीटर, ठीक। राम वनगमन पथ की कुल लंबाई कितनी है तो याद रखिएगा 22,260 किलोमीटर है। साथ ही यहाँ कितना लागत अनुमानित है तो याद रखिएगा 137.75 करोड़ रुपए। कितना है 137.75 करोड़ रुपए, ठीक है। तो राम वनगमन पथ है ना, भगवान राम जहाँ जहाँ से गुजरे हैं, ठीक है, इसको एक परियोजना के तहत इसको शामिल करके है ना क्या किया जा रहा है, जो राम वनगमन पथ है ना, राम का जो भगवान राम का जो स्थल है प्रसिद्ध स्थल है उसमें शामिल किया जा रहा है। और उनको क्या है ना
पर्यटन के उद्देश्य से उन सभी को जोड़ने के लिए सरकार के द्वारा है ना परियोजना लाई गई है, जिसके तहत कुल कितने पथों की चिन्हांकित किया गया तो याद रखेंगे 75। और जो आश्रयों की संख्या कितनी है तो 51 है, जिसमें प्रथम चरण में कितने को शामिल किया गया 9 और द्वितीय चरण में बाकी जो 42 है उसको शामिल किए जाएंगे, है ना, मतलब शामिल कर लिए गए हैं। और कुल लंबाई कितनी है तो याद रखिएगा 2260 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसमें कुल कितने लागत आएगी खर्चे तो याद रखिएगा 137.75 करोड़ रुपये। कितना तो 137.75 करोड़ रुपये इसमें कुल लागत आएगा। ठीक है, ये आपके रामायण काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ना उसके बारे में है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके बाद ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे जो महाभारत काल है और जनपद काल में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी क्लास में यहीं तक रखता हूँ। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है।